गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पॉकेट वीडियो के सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा स्टार्ट करते हैं इस पॉकेट वीडियो का 7 नंबर का सेशन जो जिसमें जनरल नॉलेज का एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की बात किया जा रहा है कि किस शासक ने इसको शुरुआत किया था नवरोज त्योहार को। तो इसका अगर राइट आंसर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। अब देखते हैं कि ये बलबन किस वंश का था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जिसे कहते हैं, दिल्ली पर पांच शासकों ने मध्यकाल में मध्यकालीन जो भारत है उसमें दिल्ली पर 5 शासकों ने शासन किया था, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं गुलाब खिले तो सांस ले। गुलाब खिले तो सांस लो, सांस लो, यानी कि पहला हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश आज हम इसी वंश के बारे में, क्योंकि इसी वंश का बलबन है। और खिलजी से हो जाएगा, खिले से खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक, सांस से हो जाएगा सैयद, लो से हो जाएगा लोदी। तो ये जो बलबन था गुलाम वंश का शासक रहता है। गुलाम वंश में यदि हम देखें, गुलाम वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कई प्रमुख शासक थे गुलाम वंश में। अगर गुलाम वंश का टोटल हम काल देखेंगे तो यह लगभग आपको 1206 से लेकर के 1290 तक इसका टाइम पीरियड रहा गुलाम वंश का। इसमें महत्वपूर्ण शासक एक ऐबक है, एक इल्तुतमिश है। टोटल अगर देखें कि गुलाम वंश में टोटल कितने शासक थे तो इसमें 11 शासक का नाम आता है, लेकिन महत्वपूर्ण 2-4 ही है, जिसमें एक ऐबक, एक इल्तुतमिश, उसके बाद आ जाएगा बलबन, रजिया, बलबन और रजिया। हम इसी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इसे लाख बख्श के नाम से जानते हैं, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाते हैं, कुतुब मीनार। किंतु इसे पूर्ण नहीं करवा पाते हैं। इनको अगर पूर्ण करवाने की बात करेंगे तो इल्तुतमिश करवाते हैं। साथ ही साथ अगर ऐबक में और कुछ पॉइंट हम देखें तो इसने क्या किया कि एक दिल्ली में मस्जिद बनाया, साथ ही साथ अजमेर में भी इन्होंने एक मस्जिद बनवाता है जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने किया? तो ऐबक ने। ऐबक ने। ये सारा टर्म हमने किसके बारे में बताया? ऐबक। ऐबक के बारे में एक और आती है कि इसने राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को, राजधानी लाहौर को। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चागौन खेलने के टाइम के दरमियान में इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़ा से गिर करके। तो ये भी याद रखेंगे, मृत्यु हो गई इसकी। और यह गौरी का क्या रहता है? तो सेनापति रहते हैं। फिर आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इस वंश का नेक्स्ट शासक बनता है। देखिए बीच बीच में ना छोटे छोटे शासक रहे हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
बस इसको हम देखेंगे। तो इल्तुतमिश ये क्या करते हैं, चालीसा दल का गठन करते हैं। चालीसा दल का गठन करते हैं। साथ ही साथ ये इक्ता प्रथा क्या था, तो टैक्स से संबंधित था। इसकी शुरुआत करता है कौन, तो इल्तुतमिश ही। फिर उसके बाद हम अगर देखें तो इसने ना कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। ये इल्तुतमिश से संबंधित रहा। और इसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश जो था इसने क्या किया, खलीफा से पदवी मान्यता और कहे या पदवी इसको प्राप्त करके यह शासक बनता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया है। अब आते हैं बलबन के बारे में। बलबन जो था इसने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया। रक्त एवं लौह का नीति। साथ ही इसने देवत्व का सिद्धांत दिया। देवत्व का सिद्धांत किसने दिया, बलबन ने। और इसने चालीसा दल जो था उसको समाप्त किया। चालीसा दल इसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। कौन, तो बलबन। तो ये बलबन से कुछ पॉइंट है जो कि हम याद रखेंगे। अब रजिया का कार्यकाल अगर देखेंगे तो 1236 से लेकर के 1240 में आता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो कैथल में 1240 में। किसके द्वारा, तो डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी कैथल में ही। अब बात करते हैं आगे हम नेक्स्ट में। तो पहले देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर लिख रहा है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, यह किस वंश का शासक रहता है, तो सबसे पहले ये खिलजी वंश का शासक रहता है। और अलाउद्दीन ने ही सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करती है। साथ ही साथ यह बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट करता है दिल्ली के क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं के लिए। ये एक रहा। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी से इसने चित्तौड़ अभियान किया था। चित्तौड़ अभियान किस लिए, तो राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए। और इसके बारे में अगर हम देखेंगे कि एक पुस्तक आती है पद्मावत, और इसके लेखक कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत नामक पुस्तक की रचना की। तो ये रहा खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति भी है जिसे हम 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। इसे मलिक काफूर क्या नाम था, मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। और जब गुजरात अभियान किया गया था तो गुजरात अभियान के जो शासक थे जिनका नाम था कर्ण, उनसे ही वहां पर ये खरीदते हैं, वहीं पर 1000 दिनार में। तो थोड़ा सा याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अब आता है फिरोज शाह तुगलक। यह तुगलक वंश के एक शासक थे जिसने क्या किया था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, इसे सल्तनत का अकबर कहा गया है। अकबर क्यों भाई, इसे सल्तनत का अकबर क्यों कहा गया, क्योंकि इसने क्या किया था कि इसने नहर की जो व्यवस्था की, नहर प्रणाली की व्यवस्था समाज के जो लोग थे, खेती गृहस्थी से जुड़े हुए लोगों के लिए इसने एक बेहतर काम किया। साथ ही साथ इसने इनके ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा दास की बात किया जाता है कि सबसे ज्यादा दास किसके दरबार में था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और इसीलिए एक विभाग भी इसने बना दिया था, क्या, तो
बंदगान, दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान किसके लिए? तो ये था दासों के लिए। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ही वह शासक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना शुरू किया था। जजिया, जजिया देखिए, जजिया प्रहाम से ही लगा जाता है। एक यह टैक्स था जो कि गैर मुस्लिम धर्म के लोगों पर लगाया जाता था, जजिया। और जजिया में 5 प्रकार के लोगों को छूट दिया गया था, जिसमें महिला, बूढ़, ब्राह्मण, ये सब लोगों को। लेकिन ब्राह्मण पर जब बात आती है कि जजिया किसने शुरू किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा। फिरोज शाह तुगलक जिसने ब्राह्मणों से जजिया लेना प्रारंभ किया था। हालांकि इससे पहले अगर आप मुगल, इसके बाद मुगल पढ़ेंगे तो जिसमें अकबर जजिया समाप्त करता है। अभी हम उन चीजों में नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसे क्या कहा जाता है? पगला सुल्तान, रक्त पिसासु। क्या कहेंगे इसे? पगला सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक क्यों भाई? बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। पूरे सल्तनत के काल में अगर देखेंगे कि सबसे योग्यवान, सबसे पढ़े लिखे, शिक्षित अगर कोई राजा रहा, शासक, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसने क्या किया? जितने भी अपने 5 काम स्टार्ट किया, 5 में इसको असफलता हाथ लगती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है रक्त पिसासु भी के नाम से भी जाना गया इसे। इसका एक और क्वेश्चन आता है कि 1327 में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया? तो देवगिरी। ये देवगिरी कहाँ थी? तो ये देवगिरी दक्षिण के क्षेत्रों में पड़ता है। तो इसने, इससे याद रखेंगे, इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। और हम नेक्स्ट के आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी के काल में एक यात्री के बारे में चर्चा आता है। रुक जाइए, थोड़ा बता देते हैं। इब्न बतूता, इब्न बतूता ये कहाँ का रहने वाला रहता है? तो मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। और यह इब्न बतूता जब दिल्ली आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। साथ ही साथ इसके बाद इसे राजदूत बना करके चाइना में भी भेज देता है। राजदूत बना करके, एम्बेसडर बना करके कहाँ भेज दिया? चीन। और उसके बाद यह इसने इब्न बतूता की एक पुस्तक आती है जो काफी फेमस है। उस पुस्तक का अगर हम नाम देखेंगे तो उस पुस्तक का नाम है रहेला। समझ गए आप लोग? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कुछ। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि कौन सा पठार ढक्कन की छत के रूप में जाना जाता है? देखिए, ढक्कन का छत, भारत के पठार के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका अगर राइट आंसर हम देखेंगे तो ढक्कन की छत कहेगा, तो ढक्कन के पठार को हम कहेंगे। अगर बात करेंगे थोड़ा सा हम भारत के मैप का, तो ये जो हमारा है प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार में ही आता है। ढक्कन का पठार जो कि त्रिभुजाकार है। ढक्कन का पठार की बात करेंगे तो त्रिभुजाकार आ जाएगा ये। उसके बाद अगर बात करेंगे कि कर्नाटक का पठार कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और यहाँ पर ये सोने के खान के लिए फेमस है। सोने की खान, कोलेरू, कोलोरी की खान जो है यह सोने के खनिज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड वाला, इसे भारत का रूड़ कहते हैं। भारत का रूड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के, भारत का रूड़। अब बात करेंगे कि इसमें ही हजारीबाग, हजारीबाग और एक और आता है कार्डमम। कार्डमम की अब आते हैं पठार। यहां पर मालवा का पठार एमपी में है। छोटा नागपुर का पठार अगर कहेंगे तो सबसे अधिक ये है कोयला के लिए। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हो गया डी, ढक्कन का पठार। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। तो राज्यपाल के पद की बात जब भी आएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, आर्टिकल्स 153 153 राज्यपाल के बारे में। अब बात करते हैं कि राज्यपाल का पद लाया कहां से गया है। तो ये राज्यपाल का पद अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कर्नाटक, क्या नाम है उसका, कर्नाटक बोलते हैं। अभी विवाद किससे हम लोग का हुआ था, कनाडा। कहां से, तो कनाडा से राज्यपाल का पद लाया गया है। राज्यपाल की बात करेंगे कि नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात जब आएगी तो इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इनको शपथ की बात आएगी कि इनको शपथ कौन दिलाता है। तो इनको शपथ हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनको शपथ दिलाते हैं। किनको, राज्यपाल जी को। तो ये आर्टिकल 153, ये सारा आर्टिकल राज्यपाल से ही संबंधित है। राज्यपाल की अगर बात करें तो यह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होंगे। और जब किसी भी राज्य में अगर हम देखेंगे कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा भी राज्यपाल ही करते हैं। साथ ही साथ राज्य के सारे रिपोर्ट केंद्र को कौन भेजते हैं, तो राज्यपाल ही भेजते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला पारंपरिक रूप से किस सामग्री से की जाती है। देखिए ये बात आती है मधुबनी चित्रकला जो कि मिथिलांचल का क्षेत्र है, यहाँ का है, ये फेमस है। तो इस चित्रकला पारंपरिक रूप से, तो इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे कि किससे होगा, तो प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक रंग और उंगलियों की बात किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह मधुबनी क्षेत्र का है, काफी चर्चित है और ये काफी पुराना भी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। पहली महिला राज्यपाल तो कौन हो जाएगी, सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी, तो यूपी की। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू यूपी की रहती है। अब ये भी बात हम याद रखेंगे सरोजिनी नायडू जी से, इसे भारत के नाइटिंगल्स के नाम से भी जानते हैं सरोजिनी नायडू को। और क्या आता है, सरोजिनी नायडू जो थी यह कांग्रेस करने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला कब की थी, तो 1925 में, ठीक है। तो 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कानपुर का सरोजिनी नायडू ने किया था और यह कांग्रेस की अधिवेशन करने वाली पहली भारतीय महिला है। और पहली महिला कहेगा तो एनी बेसेंट हो जाती है जो 1917 का अधिवेशन की थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसे आयरन लेडीज के नाम से जानते हैं इंदिरा गांधी को। उसके बाद आता है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है यह भारत में पहली बार सीएम बनने वाली थी, बनती है यूपी की, यानी भारत की पहली महिला जो कि सीएम बनी, चीफ मिनिस्टर बनी। और सुचेता कृपलानी जो कि यूपी में बनी थी। ये लगभग 1963 से 67 तक इसका कार्यकाल रहता है, ये भी हम याद रख सकते हैं, 1963 से 67 के बीच में। पंडित विजया लक्ष्मी यूएनओ में पहली महिला जो थी अध्यक्षता संभालने वाली, पंडित विजया लक्ष्मी थी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बुआ रहती है। हम इसको लिख सकते हैं यूएनओ में अध्यक्षता, पहली महिला यूएनओ में अध्यक्षता करने वाली।
तो ये रहा आज का हमारा पॉकेट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और आपको कैसा लगता है आराम से देख सकते हैं। अगर एक दो पॉइंट और हम स्टैटिक्स में देखें कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण जी। तो ये सब भी याद रखेंगे। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना जी। तो ये सब याद रखेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक शिकायत है आप लोग से, थोड़ा सा कमेंट कर दिया कीजिएगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।